जो बर्फ की सुंदरता को देख रही थी। उसी वक्त उसे बर्फीले मौसम में एक खूबसूरत फूल नजर आता है जो सफेद बर्फ की चादर में भी खिल रहा था। रानी एव उसे तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ में कांटा चुभ जाता है। उसके खून की कुछ बूंदें बर्फ पर गिरती हैं, जो फूल की तरह लाल और सुंदर चमक रही थीं। रानी उस पल एक इच्छा करती है, काश मेरा आने वाला बच्चा इस बर्फ की तरह सफेद और इस फूल की तरह मजबूत हो जो बर्फ पर भी खिलता रहता है। कुछ समय बाद उसकी यह इच्छा पूरी होती है। रानी के घर एक बेटी जन्म लेती है जो बेहद हसीन थी। रानी एव और राजा मैग्नस उसका नाम स्नो व्हाइट रखते हैं। समय बीतता जाता है, स्नो व्हाइट धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, लेकिन वक्त के साथ रानी की तबीयत बिगड़ने लगती है। स्नो व्हाइट का एक बचपन का दोस्त भी था, विलियम, जो हमेशा उसके साथ खेलता और मुस्कुराता रहता था। वो स्नो व्हाइट के लिए हर फूल तोड़ कर लाता था। एक दिन स्नो व्हाइट की माँ रानी एव की मृत्यु हो जाती है। राजा मैग्नस, जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, बहुत दुखी रहने लगता है। टूटे हुए दिल के साथ वह एक युद्ध यानी बैटल पर जाता है। वहाँ उसका सामना एक डार्क फोर्स से होता है। राजा मैग्नस और उसका सेनापति अपने सैनिकों के साथ उस अंधेरी सेना का मुकाबला करते हैं, लेकिन वो डार्क फोर्स इंसानों की नहीं थी। वो काली जादुई शक्तियों से बनी थी, जिन्हें तलवार से नहीं हराया जा सकता था। लड़ाई में बहुत नुकसान होता है, लेकिन किसी तरह राजा मैग्नस जीत जाता है। उसी वक्त उन्हें एक लड़की मिलती है जिसे डार्क फोर्स ने बंदी बना रखा था। राजा जब उस लड़की को देखता है तो उसकी सुंदरता देखकर जैसे अपना गम भूल जाता है। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, उसकी आंखों में कुछ रहस्य छिपा था। राजा मैग्नस उसी लड़की से अगले ही दिन शादी कर लेता है। अब वह लड़की तब्यूर की नई रानी बन जाती है, जिसका नाम था रेवन। लेकिन उस रात ही रेवन अपनी असली पहचान दिखाती है। वो राजा मैग्नस को धोखे से मार डालती है, क्योंकि उसका असली मकसद था तब्यूर पर कब्जा करना। असल में रेवन ही वही डार्क फोर्स की रानी थी जो अब इंसानों की दुश्मन बन चुकी थी। वो अपने सैनिकों को महल में बुला लेती है और उसके साथ उसका भाई भी होता है। सारी डार्क फोर्स एक ही रात में तब्यूर पर हमला करती है और पूरा राज्य तबाही में बदल जाता है। विलियम और उसका पिता ड्यूक स्नो व्हाइट को बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्नो व्हाइट महल से बाहर नहीं निकल पाती। विलियम जाते जाते उससे कहता है, मैं एक दिन जरूर वापस आऊंगा तुम्हें यहाँ से छुड़ाने। रेवन के सैनिक अब ताब्यूर के बाकी लोगों को मार डालते हैं, लेकिन वह स्नो व्हाइट को नहीं मारती, बल्कि उसे कैद में बंद कर देती है। रानी बनने के बाद रेवन के लिए महल में एक जादुई आईना लाया जाता है। वो रोज उस आईने से पूछती, आईने बता, दुनिया में सबसे हसीन कौन है? आईना जवाब देता, आज के दिन इस दुनिया में सबसे हसीन रानी रेवन के अलावा कोई नहीं। रेवन के पास बहुत सी जादुई शक्तियाँ थीं। वो अपनी ताकत से किसी को भी खत्म कर सकती थी, लेकिन उसकी काली शक्तियाँ धीरे धीरे प्रकृति को तबाह करने लगीं। पेड़ सूख गए, जमीन बंजर हो गई और ताब्यूर की हरियाली खत्म हो गई। समय बीतता गया और स्नो व्हाइट जवान हो गई। एक दिन एक और लड़की को कैद में लाया गया। स्नो व्हाइट ने उससे पूछा, तुम कौन हो? बाहर की दुनिया अब कैसी है? लड़की बोली, रेवन के आने के बाद से ताब्यूर की सारी हरियाली खत्म हो गई है। उसने सभी लड़कियों को बंदी बना रखा है, लेकिन वो उनके साथ क्या करती है ये कोई नहीं जानता। उधर महल में रेवन अब भी जवान थी। वो पहले जैसी ही खूबसूरत दिखती थी। एक दिन दो आदमियों को महल में लाया गया। वो किंग मैग्नस की सेना के लोग थे। रेवन को उनमें से एक जवान लड़का पसंद आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो पास आती है, वो लड़का अचानक चाकू से उस पर वार कर देता है। रेवन अपनी शक्तियों से उसे हवा में पकड़ लेती है और पल भर में उसकी जान निकाल देती है, लेकिन चाकू के घाव से रेवन कमजोर पड़ जाती है। वो अपनी जादुई ताकतों से खुद को ठीक तो कर लेती है, मगर अब उसकी जवानी मुरझाने लगती है। उसका भाई तुरंत एक कैद में रखी लड़की को उसके सामने लाता है। रेवन अपने काले जादू से उस लड़की की जवानी और सुंदरता छीन लेती है और उसे एक पल में बूढ़ी बना देती है। असल में रेवन बरसों से दूसरों की जवानी चुराकर ही जवान बनी हुई थी। वो जब तक दुनिया की सबसे हसीन और जवान रानी रहेगी, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कुछ समय बाद रेवन फिर अपने जादुई आईने से पूछती है, आईने बता, दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? आईना कुछ देर चुप रहता है, फिर कहता है, माफ करना रानी, लेकिन आज के दिन तुमसे भी ज्यादा हसीन कोई है। रानी रेवन आईने से गुस्से में पूछती है, कौन है वो जो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है? आईना जवाब देता है, रानी, वो एक लड़की है जिसका नाम स्नो व्हाइट है। वही इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है। आईना आगे बताता है, अगर तुम स्नो व्हाइट का दिल निकाल लो तो तुम्हें अब किसी जवान लड़की की जवानी नहीं लेनी पड़ेगी। तुम और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाओगी, हमेशा जवान और अमर भी। लेकिन अगर तुम स्नो व्हाइट का दिल नहीं निकाल पाई तो धीरे धीरे तुम कमजोर होती जाओगी और एक दिन वही स्नो व्हाइट तुम्हारा अंत करेगी। ये सुनकर रेवन गुस्से से पागल हो जाती है। वो अपने भाई को आदेश देती है, जाओ स्नो व्हाइट का दिल निकाल कर मेरे पास लाओ। उधर कैद में स्नो व्हाइट को एक पंछी दिखाई देता है। वो पंछी उसे
उसे दीवार में बने एक छोटे से छेद की ओर इशारा करता है और फिर उड़ जाता है। स्नो व्हाइट उस दीवार से कुंजी, चाबी निकाल लेती है और खुद को आजाद करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ रेवन का भाई फिन आ जाता है। स्नो व्हाइट उसे देखकर कहती है, तुम यहाँ पहले कभी नहीं आए, कौन हो तुम? फिन जवाब देता है, मैं रानी का भाई हूँ, मेरी बहन को तुम्हारा दिल चाहिए और मैं वो लेने आया हूँ। स्नो व्हाइट डरती नहीं, वो तुरंत अपनी चतुराई से फिन पर हमला कर देती है, उसे बेहोश कर देती है और उसी कैद में बंद कर देती है। इसके बाद वो वहाँ से भाग निकलती है। महल में मौजूद ड्यूक, जिसका बेटा रेवन ने मार दिया था, वो स्नो व्हाइट को भागते हुए देख लेता है, लेकिन तभी रेवन के सैनिकों को भी खबर लग जाती है और फिन भी उनके साथ पीछे लग जाता है। स्नो व्हाइट के पीछे पूरी सेना लग जाती है। तभी वही पंछी फिर से आता है और उसे एक छिपा रास्ता दिखाता है। वो उस रास्ते से निकलती है और भागते भागते समुद्र के किनारे पहुंच जाती है। रेवन को जब पता चलता है तो वो अपने सैनिकों को उसे ढूंढने भेज देती है। स्नो व्हाइट पानी से बाहर आती है। वहीं पंछी उसे एक घोड़े तक ले जाता है। वो घोड़े पर बैठती है और वहाँ से तेजी से निकल जाती है। भागते भागते वो एक गांव तक पहुँचती है, लेकिन फिन के आदमी वहाँ भी उसका पीछा कर लेते हैं, इसलिए उसे फिर भागना पड़ता है। घोड़ा उसे बहुत दूर ले आता है, लेकिन आगे एक घना डरावना जंगल होता है जिसे सब डार्क फॉरेस्ट कहते हैं। स्नो व्हाइट का घोड़ा डर जाता है और दलदल में फंस जाता है। फिन और उसके सैनिक उसके पीछे पहुंच चुके थे, इसलिए स्नो व्हाइट अकेली ही डार्क फॉरेस्ट के अंदर चली जाती है। वो सैनिक डर की वजह से जंगल के बाहर ही रुक जाते हैं, क्योंकि कोई भी उस जंगल में जिंदा वापस नहीं आता था। क्योंकि उनके घोड़े भी अब दलदल में फंसने लगे थे, इसलिए सैनिक आगे नहीं बढ़ पाए। डार्क फॉरेस्ट के अंदर स्नो व्हाइट को अजीब अजीब डरावने जीव, क्रीचर्स दिखने लगते हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे पेड़ उसके ऊपर झुक रहे हों और पूरी फॉरेस्ट उसे निगल लेना चाहती हो। वो डर से चीखती है और आखिर बेहोश हो जाती है। इस बीच रानी रेवन को खबर मिलती है कि स्नो व्हाइट डार्क फॉरेस्ट में भाग गई है। वो अपने भाई फिन पर बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि डार्क फॉरेस्ट में उसकी जादुई शक्तियाँ ज्यादा काम नहीं करती और फिर भी उसका भाई एक अकेली मासूम लड़की को नहीं पकड़ पाया। रेवन फिन से कहती है, कोई ऐसा आदमी ढूंढो जो डार्क फॉरेस्ट को अच्छी तरह जानता हो और जो पहले वहाँ से होकर आया हो। थोड़ी तलाश के बाद वो लोग एक हंट्समैन, शिकारी को ढूंढते हैं और उसे रानी के सामने लाते हैं। हंट्समैन कहता है, अगर कोई लड़की डार्क फॉरेस्ट में गई है तो अब तक वो मर चुकी होगी, उसे ढूंढना बेकार है। लेकिन रेवन जानती थी कि स्नो व्हाइट अभी जिंदा है। वो हंट्समैन से कहती है, तुम्हें उसे ढूंढना ही होगा और जिंदा मेरे पास लाना होगा। हंट्समैन साफ मना कर देता है। तभी रेवन अपनी काली शक्तियों से उसका अतीत देख लेती है। उसे दिखता है कि हंट्समैन की एक पत्नी थी जिसे वो बहुत प्यार करता था, लेकिन वो मर चुकी है। रेवन मुस्कुराती है और कहती है, अगर तुम मेरे लिए उस लड़की को जिंदा पकड़ लाओगे तो मैं अपनी जादू से तुम्हारी पत्नी को वापस जिंदा कर दूंगी। ये सुनकर हंट्समैन मान जाता है और फिन के साथ डार्क फॉरेस्ट में चला जाता है। जंगल में पहुंचकर उन्हें स्नो व्हाइट के पैरों के निशान मिल जाते हैं और वो उनका पीछा करने लगते हैं। उधर स्नो व्हाइट को भी होश आ चुका होता है। वो हंट्समैन को अपनी तरफ आते देख एक पेड़ के पीछे छुप जाती है, लेकिन हंट्समैन उसे पकड़ लेता है। स्नो व्हाइट घबराकर कहती है, मुझे फिन के हवाले मत करो, वो लोग मेरा दिल निकालने वाले हैं। वो जल्दी जल्दी बताती है, रेवन एक चालाक जादूगरनी है, वो सबको अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करती है, वो तुम्हें भी धोखा देगी। हंट्समैन थोड़ा रुकता है, लेकिन तभी फिन वहाँ पहुँच जाता है। स्नो व्हाइट हंट्समैन से कहती है, अगर उसे सच में मुझे चाहिए तो पहले तुम्हारी पत्नी को जिंदा करके दिखाए। फिन गुस्से में बोलता है, मेरी रानी के वादे पर शक करोगे? फिन कहता है, मेरी बहन के पास बहुत ताकत है, लेकिन वो किसी मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं कर सकती। ये सुनकर हंट्समैन समझ जाता है कि ये सब एक धोखा था। वो फिन और उसके आदमियों से भिड़ जाता है। जोरदार लड़ाई होती है और आखिरकार हंट्समैन उन्हें मार गिराता है। इसके बाद वो स्नो व्हाइट को लेकर वहाँ से भाग जाता है। रास्ते में स्नो व्हाइट उससे कहती है, मुझे किंग ड्यूक के महल तक पहुँचा दो, वहाँ मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा और बदले में मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के दूंगी। उधर किंग ड्यूक को भी खबर मिलती है कि स्नो व्हाइट जिंदा है। वो अपने बेटे विलियम को यह बात बताता है। विलियम तुरंत निकल पड़ता है। वो अपना पुराना वादा निभाना चाहता था कि वो एक दिन स्नो व्हाइट को जरूर वापस लाएगा। इसी बीच फिन कुछ और लोगों को साथ लेता है जो डार्क फॉरेस्ट को अच्छी तरह जानते थे। रास्ते में उन्हें एक बिल्ली जैसे आदमी से सामना होता है जो पूछता है, क्या तुम्हें किसी तीरंदाज की जरूरत है? लेकिन फिन के पास पहले से ही एक तीरंदाज था और वो उसे आदेश देता है कि विलियम को खत्म कर दो। मगर विलियम बहुत तेज था। वो तीर से बच जाता है और पलटकर उसे वहीं मार डालता है। जंगल में आगे हंट्समैन और स्नो व्हाइट का सामना एक भयानक दानव से होता है। हंट्समैन उससे लड़ता है, पर वो दानव बहुत ताकतवर था। वो हंट्समैन को बुरी तरह घायल कर देता है। तभी स्नो व्हाइट उसके सामने आ जाती है। दानव उस पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन उसे देखकर शांत हो जाता है और धीरे धीरे वहाँ से चला जाता है। दोनों राहत की सांस लेते हैं।
और डार्क फॉरेस्ट से बाहर निकल जाते हैं। बाहर आते ही कुछ औरतें उन्हें रोक लेती हैं, क्योंकि उनका मानना था कि जंगल से जो भी निकलता है वो या तो शैतान होता है या उसका सिपाही। लेकिन स्नो व्हाइट उनसे मदद मांगती है। उन औरतों को जब सच्चाई पता चलती है तो वो उन्हें अपने गांव ले जाती हैं। वो गांव बहुत अजीब था, वहाँ सिर्फ औरतें रहती थीं। वहाँ पर हंट्समैन को पता चलता है कि स्नो व्हाइट असल में किंग मैग्नस की बेटी है, मतलब असली राजकुमारी। हंट्समैन सोचता है कि अगर वो उसके साथ रहा तो वो और भी ज्यादा खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए वो रात में चुपचाप गांव छोड़कर चला जाता है। लेकिन उसी वक्त फिन और उसके सैनिक वहां पहुंच जाते हैं। वो गांव को आग लगा देते हैं। महिलाएं किसी तरह खुद को और स्नो व्हाइट को बचा लेती हैं, पर गांव जलकर खाक हो जाता है। विलियम भी वहां पहुंचता है। वो स्नो व्हाइट को दूर से देख लेता है, लेकिन उसे गांव की औरतों की मदद करनी होती है। हंट्समैन को भी गांव में लगी आग दिख जाती है। वो तुरंत लौटता है और स्नो व्हाइट को बचाने के लिए पहुंचता है। वहाँ एक आदमी स्नो व्हाइट को उठाकर ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हंट्समैन समय पर पहुंचकर उसे रोक लेता है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। उधर रानी रेवन अब कमजोर पड़ने लगी थी। उसकी जादुई ताकत घट रही थी। वो अपने बचपन के दिन याद करती है, जब उसकी माँ ने उसे एक जादुई मंदिर में ले जाकर उसे डार्क विच, काली जादूगरनी बना दिया था और कहा था, जब तक तुम सबसे हसीन रहोगी तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। इधर हंट्समैन और स्नो व्हाइट आगे बढ़ते हैं और एक अजीब सी जगह पहुंचते हैं। अचानक कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं। वो लोग असल में बौने ड्वार्फ्स थे, जिन्हें तैमूर के लोग फॉरेस्ट मैन कहते थे। वो दोनों को उल्टा टांग देते हैं और उनकी तलाशी लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। स्नो व्हाइट उन्हें बताती है, मैं मैग्नस की बेटी हूँ, असली राजकुमारी स्नो व्हाइट। उनमें से एक बौना जो देख नहीं सकता था, स्नो व्हाइट के पास आता है और कहता है, मैं इसकी बातों में सच्चाई महसूस कर सकता हूँ। वो अपने साथियों से कहता है कि ये लड़की झूठ नहीं बोल रही, लेकिन तभी फिन और उसके लोग वहाँ पहुँचने लगते हैं। बौने दोनों को खोल देते हैं और उन्हें लेकर एक गुफा में भाग जाते हैं। फिन के आदमी उनका पीछा करते हैं, पर बौने उन्हें गुफा से निकालकर एक बेहद सुंदर और हरे भरे जंगल में ले जाते हैं। वो बताते हैं कि रेवन की काली जादू से पूरे तैमूर के जंगल सूख गए, लेकिन ये एकमात्र जगह अब भी जिंदा है। ये जगह उन्हें फेरी फॉरेस्ट कहते हैं। रात वहीं बिताई जाती है। उसी रात एक बौना हंट्समैन से पूछता है, क्या तुम सच में राजकुमारी के साथ सिर्फ सोने के सिक्कों के लिए हो? हंट्समैन चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, नहीं, अब नहीं। अब मैं उसके साथ इसलिए हूँ क्योंकि वो है जो इस अंधेरे को खत्म कर सकती है। हंट्समैन कहता है कि वो पहले सिर्फ सोने के सिक्कों के लिए स्नो व्हाइट के साथ था, लेकिन अब उसे वो सच में पसंद आने लगी है। अगली सुबह स्नो व्हाइट आँख खुलती है। वो देखती है कि वही पंछी फिर से उसके आसपास उड़ रहे हैं, जिन्होंने उसे पहले भी रास्ता दिखाया था। उन्हीं में से दो परी निकलती हैं, जो स्नो व्हाइट को इशारा करती हैं कि वो उनके पीछे आए। वो परियों के पीछे पीछे चलती है। जंगल के पेड़, फूल और जानवर सब उसे देखकर खुश होते हैं। पूरा जंगल जैसे जिंदा हो उठा था। बाकी लोग भी उठ जाते हैं और उसके पीछे चलते हैं। स्नो व्हाइट जंगल के बीच में एक खूबसूरत झील तक पहुंचती है। वहां उनके लीडर बौनों में से एक हंट्समैन से कहता है, आज तक हमारे पास कोई ऐसा नहीं आया जिसे जंगल खुद बुलाए। इसका मतलब साफ है, स्नो व्हाइट ही वो लड़की है जो हमें रेवन के जादू से आजादी दिलाएगी और फिर से तैमूर पर राजा मैग्नस की बेटी राज करेगी। सभी खुश होते हैं, लेकिन तभी अचानक एक तीर आकर उस बौने के दिल में लग जाता है। फिन और उसके आदमी वहाँ पहुँच चुके थे। फौरन भीषण लड़ाई शुरू हो जाती है। स्नो व्हाइट और विलियम आमने सामने आते हैं। वो दोनों सालों बाद मिल रहे थे। हंट्समैन भी लड़ाई में उतर जाता है और स्नो व्हाइट को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन लड़ाई के दौरान एक बहादुर बौना स्नो व्हाइट की जान बचाते हुए खुद शहीद हो जाता है। रेवन ने पहले से ही अपने भाई फिन को और भी ज्यादा शक्ति दे दी थी, इसलिए वो बहुत ताकतवर था, मगर हंट्समैन चतुराई से उसे कांटेदार पेड़ पर फेंक देता है। फिन वहीं जख्मी होकर तड़पता है और आखिरकार मर जाता है। रेवन अपनी जादू से उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन अब वो भी कमजोर पड़ चुकी थी। कुछ देर बाद सब फिर से आगे बढ़ते हैं। हर कोई वादा करता है कि वो अपनी राजकुमारी स्नो व्हाइट के लिए जान तक दे देगा। विलियम स्नो व्हाइट से माफी मांगता है, मैं बचपन में तुम्हें छोड़कर चला गया था। स्नो व्हाइट मुस्कुराकर कहती है, नहीं विलियम, तुम मुझे कभी नहीं छोड़े थे, बल्कि मैं ही पीछे रह गई थी। तब हम बच्चे थे, तुम्हें खुद को दोष नहीं देना चाहिए। रात में सब आराम करने रुकते हैं। विलियम और हंट्समैन दोनों स्नो व्हाइट के बारे में बातें करने लगते हैं। अगली सुबह स्नो व्हाइट जंगल में घूम रही होती है। वो बर्फ के गिरते टुकड़ों को देखकर मुस्कुरा रही होती है, ठीक वैसे ही जैसे उसकी माँ करती थी। उसी वक्त विलियम उसके पास आता है। वो बचपन की बातें करता है और फिर उसे एक सेब देता है, जैसे वो बचपन में दिया करता था। स्नो व्हाइट हंसते हुए सेब खा लेती है, लेकिन कुछ पल बाद वो जमीन पर गिर जाती है। वो सेब जहरीला था। असल में वो विलियम नहीं, बल्कि रेवन थी, जो जादू से उसका रूप धारण करके आई थी। हंट्समैन और असली विलियम वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। रेवन वहाँ से भाग जाती है और स्नो व्हाइट बेहोश पड़ी रहती है।
हंट्समैन और विलियम फॉरेस्टमैन से मदद मांगते हैं, पर वो कहते हैं इस जहर का कोई इलाज नहीं है। रेवन वापस अपने महल लौटती है, लेकिन अब वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। चलना फिरना भी मुश्किल था उसके लिए। विलियम दुखी होकर स्नो व्हाइट के शरीर को अपने साथ किंगडम में ले आता है। पूरा राज्य उसकी मौत पर रो रहा था। रात को हंट्समैन उसके पास बैठा था। वो धीरे से कहता है, मुझे अपनी पत्नी से बहुत प्यार था, लेकिन एक दिन वो बीमार पड़ी और मैं उसे बचा नहीं सका। जब मैंने तुम्हें देखा, मुझे उसी की खुशबू आई। मुझे लगा जैसे वो तुम्हारे जरिए फिर लौट आई है और मुझे तुमसे प्यार हो गया। वो आंसू भरी आंखों से स्नो व्हाइट के माथे पर एक किस करता है और जैसे ही वो मुड़ने लगता है, स्नो व्हाइट की सांसें वापस लौट आती हैं। असल में वो जादू सिर्फ सच्चे प्यार की छुअन से ही टूट सकता था और हंट्समैन का प्यार सच्चा था। उधर विलियम अपने पिता से कहता है, हमें रेवन के खिलाफ युद्ध छेड़ना होगा, लेकिन लोग डरते हैं क्योंकि वे अब और जाने नहीं गंवाना चाहते। तभी स्नो व्हाइट बाहर आती है, जिंदा, मजबूत और आत्मविश्वास से भरी। वो सबके सामने कहती है, रेवन ने हमारे राज्य को तोड़ दिया, हमारे लोगों को डर में जीने पर मजबूर किया, पर अब नहीं। वो अपने सैनिकों से कहती है, तैमूर के वीरों, तुम्हारे हाथों में वो तलवारें हैं जो इस अंधेरे को खत्म कर सकती हैं। मेरे भाइयों और बहनों, तुम बहादुर हो। अब तुम्हारी रानी तुम्हारे साथ है। अब तुम्हारी रानी स्नो व्हाइट जादूगरनी रेवन को खत्म करने के लिए तैयार थी। हंट्समैन और बाकी सैनिक भी युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। सभी तब्यूर की तरफ निकलते हैं। रेवन अब बहुत शक्तिशाली थी। उसने कई लड़कियों से उनकी जवानी छीन ली थी और अब वो और भी खतरनाक बन चुकी थी। उसके लोग उसे बताते हैं कि टोंक और प्रिंस स्नो व्हाइट युद्ध के लिए आ रहे हैं, लेकिन रेवन उन्हें महल तक आने देती है। दूसरे सेनापति उसे कहते हैं, हमारे पास सिर्फ आज का दिन है, हम एक दिन में महल की दीवारें नहीं तोड़ सकते। अगर रात हो गई तो हम डार्क फॉरेस्ट की शक्ति का सामना नहीं कर पाएंगे। रात में उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। स्नो व्हाइट तुरंत महल में एक दूसरा रास्ता दिखाती है और अपने साथियों को वहां से भेज देती है। स्नो व्हाइट और उसके सैनिक रास्ते से होते हुए महल तक पहुंच जाते हैं। महल के बाहर वे दरवाजा खोलने वाले कमरे में पहुंचते हैं। सैनिकों से लड़ाई होती है और वे दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। महल के अंदर से तीर और गोलियां चलने लगती हैं, लेकिन स्नो व्हाइट और उसके साथी उन्हें मार गिराते हैं। स्नो व्हाइट दरवाजे तक पहुंचती है, लेकिन दरवाजा अब भी बंद था। डॉग उसे वापस जाने को कहता है, लेकिन स्नो व्हाइट कहती है, अब वापस नहीं जा सकती, मुझे ये युद्ध करना ही होगा। बौने दरवाजा खोल देते हैं और सब महल के अंदर दखल देते हैं। यहाँ एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। स्नो व्हाइट की नजरें सिर्फ रेवन पर हैं। वो महल के अंदर पीछे पीछे बढ़ती है। हंट्समैन भी उसे देख लेता है और विलियम को साथ लेकर उसके पीछे चलता है। स्नो व्हाइट रेवन के पास पहुंचती है। विलियम और हंट्समैन भी अपने सैनिकों के साथ उसके पीछे आते हैं, लेकिन रेवन अपनी शक्तियों से उन पर कांच की दीवार छोड़ देती है, जिससे हमला करना नामुमकिन था। स्नो व्हाइट अपनी तलवार से वार करने की कोशिश करती है, लेकिन रेवन इतनी शक्तिशाली हो चुकी थी कि उसका कुछ भी बिगड़ नहीं रहा था। विलियम और बाकी सैनिक भी रेवन का सामना नहीं कर पा रहे थे। फिर स्नो व्हाइट आखिरी बार अपनी तलवार उठाती है। वो रेवन के ऊपर बढ़ती है। रेवन उसे पकड़कर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच स्नो व्हाइट अपने चाकू से रेवन के दिल पर वार कर देती है। इस वार से रेवन की सारी शक्ति खत्म हो जाती है। उसकी कांच की दीवार भी टूट जाती है। स्नो व्हाइट के वार से रेवन की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं स्नो व्हाइट अपनी ताज पहनती है। वो तब्यूर की नई क्वीन बन जाती है। स्नो व्हाइट और विलियम की शादी होती है। कहानी की शुरुआत एक प्यारी सी बच्ची को दिखाते हुए होती है, जिसकी उम्र 10 साल थी। उसके सिर पर सिंह भी था और साथ में उसका विंग्स भी था। इस बच्ची का नाम मलेफिसेंट होता है, जो वो एक परी होती है और वो एक रहस्यमय जंगल में रहती है। यहाँ का पूरा जंगल ही जादू से भरा पड़ा है। मलेफिसेंट आज तक उसने कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। उसके लिए यही प्यारा जंगल होता है और यहाँ तक कि उसने अभी तक आम इंसानों को नहीं देखी थी। इस अनजान सी बच्ची फिर भी वो अपने जंगल में काफी खुश है। उस जंगल में इंसानों के अलावा बहुत से अजीबोगरीब जानवर थे। एक दिन मलेफिसेंट अपने जंगल में कहीं जा रही थी कि तभी उसे एक छोटा सा लड़का दिखाई देता है, जो उसी के एज का था। मलेफिसेंट उसे कहती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो छोटा बच्चा मलेफिसेंट को बताता है कि मैं यहीं पास ही के किंगडम में रहता हूँ और यहाँ पर मुझे एक हीरा नजर आया था, जिसे मैं उठा लिया। मलेफिसेंट उससे वो अपने जंगल का हीरा मांग लेती है, जिसके बाद वो उससे कहती है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे किंगडम तक छोड़ आती हूँ। तब वो लड़का कहता है कि ठीक है, मैं चला तो जाता हूँ, लेकिन क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? और अगर मैं दोबारा इस जंगल में आया तो क्या हम खेल सकते हैं? तब मलेफिसेंट कहती है कि यह जादुई जंगल है, इसलिए तुम्हारा यहाँ पर आना ठीक तो नहीं है, लेकिन इस बात के लिए सोचेंगे। अब जाने से पहले दोनों हैंड शेक करते हैं। तब मलेफिसेंट को कुछ करंट जैसा लगता है। वो इसलिए क्योंकि उस लड़के के पहने गए लोहे की रिंग से लगा था। मलेफिसेंट उसे बताती है कि लोहा परियों को जला देता है, तो आइंदा अगली बार
बार आना तो इसे पहनकर मत आना। इसके बाद वो लड़का अपने किंगडम में वापस चला जाता है। लेकिन जो किंगडम से वो बच्चा आया था, वो किंगडम इस किंगडम पर कब्जा करना चाहता था और इस लड़के के माता पिता भी जिंदा नहीं थे। लेकिन इसी के साथ इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी और इन दोनों को ऐसा फील ही नहीं होता कि ये दोनों एक दूसरे दुश्मन किंगडम से हैं। ये दोनों एक साथ खेलते रहे और इसी के तरह कई साल गुजर जाते हैं। वो लड़का हर रोज यहाँ आता और दोनों साथ में मिलकर खेलते रहते और इसी के साथ काफी दिन गुजर जाते हैं और दोनों 16 साल के हो गए थे और एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। मेलेफिसेंट को लगता था कि इंसान परियों के दुश्मन नहीं हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। उसे ये भी नहीं पता था कि उनमें ग्रिड यानी लालच भी होती है। एक दिन मेलेफिसेंट सोचने लग जाती है कि उस लड़के को आए हुए काफी दिन गुजर गए हैं और उसे उस लड़के की एक और बात याद आती है। उसने कहा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं अपने किंगडम पर कब्जा करूंगा और यहाँ के किला को भी मैं हासिल कर लूंगा। यानी मेलेफिसेंट को उस समय भी याद नहीं आया था कि वो लड़का कितना लालची था। कुछ दिन बाद मेलेफिसेंट देखती है कि दूसरे किंगडम का राजा अपने सोल्जर के साथ कब्जा करने आया है। मेलेफिसेंट अपने जंगल की परी होती है और वो अपने जंगल को प्रोटेक्ट करना अच्छे से जानती थी। वो उनके सामने आ जाती है और अब वो काफी ज्यादा पावरफुल थी। वो राजा से कहती है कि तुम अंदर नहीं आ सकते, तो राजा कहता है कि मैंने तुमसे तो नहीं पूछा। और इसी के साथ वो अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि मुझे इस परी का डेड बॉडी चाहिए। जिसके बाद राजा का आर्मी जंगल की तरफ जाने लगती है, लेकिन जंगल से अजीबोगरीब क्रिएचर्स घोड़े पर बैठे हुए सोल्जर पर अटैक कर देते हैं और अब राजा और उसकी आर्मी पूरी तरह से जख्मी हो जाती है। सारे के सारे इंसान वहाँ से डरकर भागने लगते हैं कि ये जंगल तो जादुई है और हम सभी यहाँ पर आकर गलती कर दी है। जिसके बाद राजा अपने किंगडम में वापस चला जाता है। वो अब काफी बूढ़ा और काफी ज्यादा कमजोर भी हो चुका था, इसलिए वो सभी लोगों को इकट्ठा करके कहता है कि तुम सब जानते हो ना कि उस जंगल में कितना ज्यादा खजाना है और मैं शुरू से चाहता था कि हम उस जंगल पर कब्जा करेंगे, लेकिन अब मेरी इतनी बुरी हालत को देखकर नहीं लगता है कि मैं वहाँ पर जाकर लड़ सकता हूँ। लेकिन अब मैं तुम सभी से एक वादा करता हूँ कि जिसने भी उस मेलेफिसेंट को मार दिया, मैं उसकी शादी अपनी बेटी से कर दूंगा। तभी उनमें से एक लड़का बाहर निकल कर आता है और कहने लगता है कि मैं जाऊंगा वहाँ पे। और ये वही लड़का होता है जो मेलेफिसेंट के साथ जंगलों में खेला करता था, जिसका नाम स्टीफेन। जिसके बाद स्टीफेन कई साल बाद जंगल में मेलेफिसेंट से मिलने के लिए जाता है। मिलने पर मेलेफिसेंट उससे पूछती है कि इतने अरसे तुम कहाँ थे, तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया हमारी दोस्ती का। तब स्टीफेन कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं अपने राजा के कामों के काफी घुल मिल गया था, लेकिन मैं तुम्हें आज तक नहीं भूला और आज भी मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ कि मेरा किंगडम का राजा तुम्हें मारना चाहता है, इसीलिए मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन यानी तुम्हारी हिफाजत के लिए ही आया हूँ। और आपस में बातें करने लगते हैं। मेलेफिसेंट उससे कहती है कि मैंने तुम्हें माफ किया। अब यहाँ पर उसे तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि इंसान किस कदर बुरे होते हैं और यह कहते हुए वो उस पर यकीन कर लेती है। लेकिन स्टीफेन बहुत ज्यादा लालची इंसान था। वो उसे नशे की दवाई पिला देता है पानी में और पीते ही वो एकदम से बेहोश हो जाती है। जिसके बाद स्टीफेन अपने चाकू से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें नाकाम रह जाता है। अगली सुबह जब मेलेफिसेंट आंखें खोलती हैं तो वो देखती है कि उसके तो पर ही नहीं होते, उसके पीठ पर काफी ज्यादा जख्म होता है। उसे यह देखकर अपने आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था और वो दर्द से चिल्लाने लगती है, क्योंकि अब वो पहले जैसा परी नहीं रही। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टीफेन मेलेफिसेंट का पर लेकर उसी राजा के पास जाता है और कहता है कि मैंने किया हुआ वादा पूरा कर दिया। इस काम से राजा काफी खुश हो जाता है और वो उसे इस किंगडम का राजा बना देते हैं। दूसरी तरफ जंगल में हमें मेलेफिसेंट दिखाई जाती है, जो कि काफी उदास थी क्योंकि अब वो उड़ नहीं सकती थी। वो एक जंगल में जा रही होती है, तब वो देखती है कि एक शिकारी एक कौवे को मारने वाला था। उसे यह देखकर रहा नहीं जाता, इसलिए वो फौरन उस कौवे को इंसान बना देती है। वो शिकारी डर कर वहाँ से भाग जाता है। वो कौवा मेलेफिसेंट के पास आकर थैंक्स बोलता है और पूछने लगता है कि आपने ऐसा क्यों किया। तब मेलेफिसेंट कहती है कि मैं नहीं बता सकती, बस ऐसे ही। तब वो कौवा यानी आदमी कहता है कि अब मैं सारी जिंदगी आपका गुलाम रहूंगा, आप जो मुझसे कहेंगी मैं वो हर बात मानूंगा, क्योंकि वो इंसान बनने पर काफी खुश होता है। मेलेफिसेंट भी इस बात से काफी खुश होती है और उसका नाम डेविल रखती है। तब डेविल सिर्फ मेलेफिसेंट को इन्फॉर्मेशन लाकर देता था। मेलेफिसेंट को यहाँ पर पता चलता है कि स्टीफेन ने सिर्फ और सिर्फ राजा बनने के लिए ही उसका पर काटा था, इसलिए वो अब इंसानों से नफरत करने लगती है और उसका ट्रस्ट इंसानों से खत्म हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं उस किंगडम में स्टीफेन का राजा के बेटी के साथ शादी हो जाती है, जिसके बाद उसकी एक
एक बेटी भी पैदा होती है। इसी खुशी में उस हवेली में काफी ज्यादा सेलिब्रेशंस हो रही थी और इसीलिए पता भी नहीं चल पा रहा था कि वहाँ पर कौन कौन आ रहा था और कितने कितने दूर से आ रहा था। और इसी का फायदा उठाते हुए मेलेफिसेंट भी वहाँ पर जाती है और उसे विश करने लगती है। वो उस छोटी बेबी से कहने लगती है कि तुम बहुत प्यारी हो, लेकिन जैसे ही तुम 16 साल की होगी तुम्हारे हाथ में एक सुई चुभेगी, जिसके बाद तुम्हारी डेथ हो जाएगी। जिसे सुनकर स्टीफेन उसके आगे गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि ऐसा मत करो, तुम मेरा बदला मेरी बेटी से क्यों ले रही हो। तब मेलेफिसेंट कहती है कि मैं भी एक लड़की थी और तुम्हें याद है ना तुमने मेरे साथ क्या किया था। मेलेफिसेंट के दिल में अभी भी गुस्सा होता है और वो स्टीफेन से कहती है अगर तुम्हारी बेटी को उसके 16th बर्थडे पे उसका सच्चा प्यार मिल गया तो उसकी जान बच सकती है। स्टीफेन इस बात से काफी परेशान हो जाता है और फौरन 3 छोटी छोटी सी परियों को बुलाता है और कहता है कि मेरी बेटी को यहाँ से कहीं दूर लेकर चली जाओ और जब तक ये 16 साल की नहीं हो जाती इसे यहाँ पर मत लेकर आना, वरना इसके दिए गए श्राप सच हो जाएगा। जिसके बाद वो अपने आर्मी को लेकर जंगल पर अटैक करने के लिए निकल जाता है, क्योंकि जंगल पे अब पूरी तरह से कब्जा करना चाहता था। लेकिन यहाँ पर मेलेफिसेंट ने अपने पावर से पहले से जंगल के बाउंड्रीज को कवर कर दिया था और अब कोई भी इंसान उस जंगल में नहीं आ सकता था। आगे हम देखते हैं उस प्रिंसेस को जिसका नाम अरोरा था, जो स्टीफेन की बेटी भी होती है। वो तीनों परियां उसे लेकर बहुत दूर चली जाती हैं, लेकिन मेलेफिसेंट को पता था कि आखिर वो कहाँ पर है। जब वो उसके पास जाकर उसे डराने की कोशिश करती है, लेकिन वो छोटी बच्ची रोने की जगह हंसने लगती है। उसे ऐसा करते हुए देखकर उसे काफी अच्छा लगने लगता है। वो पिघलने लगती है क्योंकि मेलेफिसेंट एक अच्छी परी थी। वो तीनों छोटी छोटी परियां जो प्रिंसेस की केयर करती थीं, वो काफी ज्यादा केयरलेस थीं, लेकिन इन परियों की जगह अक्सर मेलेफिसेंट ही प्रिंसेस अरोरा का जान बचाती थीं। जैसे कि वो जब पहाड़ से नीचे गिरती थी तब मेलेफिसेंट उसकी जान बचा लेती थी। इसी तरह से वक्त के साथ अरोरा अब बड़ी हो रही थी और वो अब पूरे 15 साल की हो चुकी थी, यानी अब उसका कर्ज पूरा होने में सिर्फ 1 साल ही बचा था। अब जो 3 छोटी छोटी परियां थीं, वो उसे बाउंड्री के पास लेकर जाती हैं। तभी वो बड़ी बड़ी लकड़ियां देखती हैं। प्रिंसेस अरोरा ने भी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, जैसे कि मेलेफिसेंट ने नहीं देखी थी। इसलिए अरोरा सोचने लगती है कि आखिर बाहर है क्या, और वो एक दिन वहां पर जाकर देखने लगती है कि तभी उसे फील होने लगता है कि वहां पर कोई है और वो चिल्लाकर कहने लगती है कि अगर कोई है तो बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। वहां पर कोई और नहीं बल्कि मेलेफिसेंट ही थी। उसे रहा नहीं जाता तो तुरंत अरोरा के सामने आ जाती है। मेलेफिसेंट जब उसे देखती है तब अरोरा मेलेफिसेंट से कहती है कि आप तो वही हैं, आप तो मेरी गॉड मदर है जो बचपन में मेरे पास आया करती थी और मेरा ख्याल रखती हैं, लेकिन कभी मेरे सामने क्यों नहीं आई। मैं आपको पहचानती हूँ और मुझे आपके साथ में वो कौआ भी बहुत अच्छा लगता है। मेलेफिसेंट को उसकी बातें सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान से भर जाते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छी परी जो थी और अब वो अरोरा से प्यार करने लगती है और अब वो नहीं चाहती थी कि जो मैंने उसे श्राप दिया था उसे वो लग जाए। वो दोनों एक साथ रहने लगी थीं। दोनों एक माँ बेटी की तरह साथ में रहती और एक दूसरे का ख्याल रखती। एक दिन जब प्रिंसेस अरोरा सो रही थी तब मेलेफिसेंट उसके पास आकर अपने श्राप को वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन अब उसे पता चलता है कि इतने सालों पहले के दिए गए श्राप अब उसे वापस नहीं किया जा सकता। और इसी बात को लेकर मेलेफिसेंट काफी परेशान भी थी, क्योंकि उसका 16वां बर्थडे आने ही वाला था। इसलिए अब वो दुआ करने लगती है कि जल्द ही इसे इसका सच्चा प्यार मिल जाए ताकि उसकी यह कर्ज रिवर्स हो जाए। सुबह में हम देखते हैं कि जंगल में मेलेफिसेंट और अरोरा दोनों बातें कर रही होती हैं। प्रिंसेस अरोरा मेलेफिसेंट से पूछती है कि आपके पर कहाँ गए? यहाँ पर सारी परियों के पर होते हैं, लेकिन आपकी तो नहीं है। उसकी बात सुनकर मेलेफिसेंट कहती है कि मेरे भी पर हुआ करते थे, लेकिन किसी इंसान ने उसे मुझसे छीन लिया। जिसने छीना, मैं उनके साथ बहुत खुश थी। मैं आसमान में बहुत ऊंचा उड़ा करती थी और मुझे वो काफी याद भी आते हैं। और वो इस बात को कहते हुए काफी इमोशनल भी हो जाती है। तब प्रिंसेस अरोरा उसे चुप कराती है और कहती है कि आप परेशान ना हो, मेरा कल 16th बर्थडे है। मैं उन तीनों परियों से जिसने मेरा देखभाल करती है, मैं उनसे इजाजत लेकर आपके पास रहने आ जाऊंगी। लेकिन मेलेफिसेंट जानती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था जब तक कि उसे उसकी सच्चा प्यार नहीं मिल जाता। जिसके बाद प्रिंसेस अरोरा वहां पर अपने घर जाने लगती है कि तभी रास्ते में उसे एक लड़का दिखाई दे देता है जो दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम और खूबसूरत था। जब वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं तब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। खैर, उसके बाद प्रिंसेस अरोरा वहां से सीधा अपने घर चली जाती है और उन तीनों परियों से कहती है कि मैं अब यहाँ से जाना चाहती हूँ। वो उनसे यहाँ से दूर मेलेफिसेंट के पास जाना चाहती थी। तब परियां सोचने लग जाती है
हैं कि शायद इसे उसकी बात का पता चल चुका है और वो अपने पेरेंट्स के पास जाने के लिए कह रही है। इसलिए वो तीनों परियां उसे सारा कुछ सच सच बता देती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था, और यह भी कहती हैं कि एक मलेफिसेंट नाम की एक परी है जो तुम्हारी जान लेना चाहती है। इस बात को सुनकर अरोरा को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता। वो काफी उदास होकर मलेफिसेंट के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या जो मैं सुना वो सारा कुछ सच है। तब मलेफिसेंट उससे कहती है कि हाँ, यह सब सच है। मैंने तुम्हें श्राप दिया था, लेकिन अब मेरा दिल बदल चुका है। यह सब मैंने तुम्हारे फादर की वजह से किया था। मैं भी अब नहीं चाहती कि तुम मर जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन प्रिंसेस अरोरा काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। वो सीधा अपने फादर यानी स्टीफन के गले में लग जाती है और रोते हुए अरोरा अपने डैड से कहती है कि मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया। मुझे लगता था कि शायद मैं अकेली हूँ। लेकिन यहाँ अब स्टीफन को उन तीनों परियों पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुमसे मैंने कहा था कि इसे उसके 16th बर्थडे के एक दिन बाद लेकर आना था, तो एक दिन पहले क्यों लेकर चले आए। और उसका कर्ज पूरा भी होने वाला था और वो अपने आर्मी से कहता है कि उसे एक कमरे में बंद कर दो जहाँ पर उसके पास कोई भी ना जा पाए। लेकिन वो राजा कर्ज को यानी उस श्राप को रोक थोड़ी सकता था। और अब जैसे ही प्रिंसेस अरोरा का 16th बर्थडे आता है तो कर्ज के असर में प्रिंसेस अरोरा खुद वहाँ पर चली जाती है जहाँ पर स्पिनिंग व्हील्स पड़े होते हैं और उन पर सुइयां लगी होती हैं। वो कर्ज की वजह से उस सुई को टच कर लेती है और अचानक से बेहोश होकर गहरी नींद में चली जाती है। राजा बहुत ज्यादा परेशान होकर रोने लगता है क्योंकि अब उसकी बेटी गहरी नींद में जो थी और अब वो कभी भी उठने वाली नहीं थी। अगले सीन में हम मलेफिसेंट को देखते हैं जो अरोरा की बात को लेकर काफी दुखी थी और वो उसी लड़के को अपने पास बुलाती है जो उस दिन प्रिंसेस अरोरा को रास्ते में मिला था। मलेफिसेंट को लगता है कि हो सकता है कि शायद ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हों और अगर यह लड़का प्रिंसेस अरोरा को मिल जाए तो शायद प्रिंसेस अरोरा नींद से उठ जाए। इसलिए वो मलेफिसेंट उस लड़के को बेहोश करके उस जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर प्रिंसेस अरोरा गहरी नींद में सो रही थी। अब यहाँ पर जो छोटी छोटी परियां स्टीफन राजा के पास आकर कहती हैं कि आप प्रिंसेस अरोरा के माथे पर किस करें, शायद इससे वो जाग जाए। आप तो उसके पिता हैं और आप भी तो उससे प्यार करते हैं, या हो सकता है आप ही उसका सच्चा प्यार हो। तब स्टीफन गुस्से में आकर उन तीनों परियों से कहता है कि नहीं, मैं कभी भी किसी का सच्चा प्यार तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने ही मलेफिसेंट को धोखा दिया और वही वजह है जो यह सब मेरी बेटी के साथ हो रहा है। और अब जब मलेफिसेंट लड़के को लेकर यहाँ पर आती है तब वो लड़का वो उसके पास जाकर उसे देखने लगता है। तब भी प्रिंसेस अरोरा नहीं जागती। मलेफिसेंट को पता चल जाता है कि अरोरा की होती है कि मैं आपके साथ जंगल में चलूंगी। तब मलेफिसेंट उसे अपने साथ लेकर जाने लगती है कि तभी स्टीफन के लोग उस पर जाल डाल देते हैं। वो लोहे का जाल होता है जो कि परियों को जला सकता था। यहाँ पर सभी सोल्जर मिलकर मलेफिसेंट को काफी बुरी तरह से मारने लगते हैं। गुस्से में आकर मलेफिसेंट अपने कौवे को ड्रैगन बना देती है और वो कौवा ड्रैगन बनते ही अपने मुंह से आग निकालने लगता है और सभी सोल्जर को जलाकर राख कर देता है, जिसके बाद मलेफिसेंट आजाद हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर किंग स्टीफन अपने लोगों के साथ आ जाता है और उसने अपने शरीर पर लोहे की शील्ड पहनी होती है ताकि वो हमेशा के लिए मलेफिसेंट को जान से मार दे। यहाँ दूसरी तरफ प्रिंसेस अरोरा को मेलेफिसेंट का कटा हुआ पर नजर आ जाते हैं और वो पर अब मूव करने लगता है। ऐसा लग रहा था उसे भी पता चल गया है कि मेलेफिसेंट यानी उसकी मालिक उसके पास आई हैं, जिसके बाद प्रिंसेस अरोरा उस पर को आजाद कर देती है और वो पर तुरंत जाकर मलेफिसेंट के पीछे लग जाता है। मलेफिसेंट अब तैयार थी उड़ने के लिए और वो स्टीफन को अपने साथ उड़ाकर आसमान में लेकर जाती है। स्टीफन उस पर अटैक करने लगता है जिससे दोनों ही नीचे गिरने लगते हैं और स्टीफन ने मलेफिसेंट के पर को पकड़ा होता है ताकि वो उड़ ना सके। लेकिन जैसे ही वो दोनों जमीन पर गिरने वाले होते हैं मलेफिसेंट अपने पर को खोल लेती है और उड़ जाती है। लेकिन इस वजह से स्टीफन जमीन पर गिरकर मर जाता है। यानी अब ये लालची आदमी इस दुनिया में नहीं रहा। अगली सुबह में हम देखते हैं कि मलेफिसेंट उन सभी बाउंड्रीज को हटा देती है जो उसने जंगल को घेरा हुआ था। वहाँ पर अब दोबारा से फूल खिलने लगते हैं और उस जंगल के सभी लोग मजे से रहने लगते हैं। जिसके बाद मलेफिसेंट प्रिंसेस अरोरा से कहती है कि आज से तुम इस जंगल की रानी हो। इस तरह से वहाँ पर किंगडम और ये जंगल दोनों आपस में मिल जाते हैं और सभी के सभी हंसी खुशी से अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। और यहीं पर मलेफिसेंट का पार्ट 1 खत्म हो जाता है।